एक्शन को देखा था, हार्मोन एक्शन को देखा था कि मेम्ब्रेन लेवल पर हार्मोन कैसे एक्शन करते हैं, ये देख लिया था। जितने भी प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं वो मेम्ब्रेन लेवल पर कार्य करते हैं। सभी प्रोटीन हार्मोन्स मेम्ब्रेन लेवल पर काम करते हैं, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब इसको हम कंटिन्यू करें तो हम ये देखेंगे कि जीन लेवल पर किस प्रकार से हार्मोन्स काम कर रहे हैं, इसकी बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं जीन लेवल पर। यहाँ पर ये देखें, एक सेल है, ये इस सेल के नीचे ये देखें न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में ये डीएनए, यहाँ देखिए ये देखें, इसे हम थायरॉक्सिन हार्मोन कहेंगे और ये है स्टीरॉयड हार्मोन जिसको हम मेंशन कर दे रहे हैं। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस यहाँ देखिए ये रिसेप्टर दिखाया गया और ये रिसेप्टर दिखाया गया, इसे रिसेप्टर और इसे भी रिसेप्टर कहा जाएगा। ये देखें ये रिसेप्टर, ये देखें यहाँ पे आ गया, ये आकर के जीन से जुड़ गया, यहाँ पर ये आकर के ये जीन से जुड़ गया। देखिए जीन लेवल पर हार्मोन किस तरह से काम कर रहा है, ये पहले आप दिमाग में बना लीजिए कि कौन कौन से हार्मोन जीन लेवल पर काम करेंगे। ये थायरॉक्सिन है, ये स्टीरॉयड है, जीन लेवल पर काम कर रहे हैं। इस थायरॉक्सिन का रिसेप्टर हम कहाँ पे देख रहे हैं, न्यूक्लियस में, और स्टीरॉयड का रिसेप्टर हम साइटोप्लाज्म में देख रहे हैं। ओके, अब ये देखिए थायरॉक्सिन रिसेप्टर के माध्यम से यहाँ पर ये डीएनए या जीन है, ये डीएनए के संपर्क में आ रहा है, जीन के कांटेक्ट में आ रहा है। स्टीरॉयड भी रिसेप्टर के माध्यम से जीन के कांटेक्ट में आ रहा है। अब ये देखिए कि जब ये जीन के संपर्क में आता है तो जीन का या डीएनए का वह भाग जिनमें ट्रांसक्रिप्शन की रेट बहुत स्लो हो रही है, जिसमें ट्रांसक्रिप्शन बहुत स्लो हो रहा है, उसको ये स्टिमुलेट करेगा। तो यहाँ पर स्टिमुलेट किया, यहाँ आप देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन, ये जो ट्रांसक्रिप्शन है ये इसकी स्पीड, इसका रेट बढ़ जाएगा और यहाँ पर मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होने लगेगा, ये मैसेंजर आरएनए। और हम ये देखते हैं कि जब मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन हुआ तब यहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, ये देखें प्रोटीन बनेगा, और जब प्रोटीन बना तब हमें ये पता है कि यहाँ पर एंजाइम की सिंथेसिस होगी, ये एंजाइम का फॉर्मेशन होगा। तो हम ये देख रहे हैं
कि ये जो थायरॉक्सिन और स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं, ये हार्मोन्स जीन को स्टिमुलेट कर रहे हैं। किसके लिए स्टिमुलेट कर रहे हैं? फॉर ट्रांसक्रिप्शन। जब ट्रांसक्रिप्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगा, मैसेंजर आरएनए के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा बनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, और जब प्रोटीन की सिंथेसिस होगी तो नंबर ऑफ एंजाइम्स यहाँ पर बनेंगे, एंजाइम की संख्या बहुत ज़्यादा होगी, और जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन है वह फिर इस एंजाइम के माध्यम से एक्सीलरेट हो जाएगी, यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ यहाँ पर फिर इंक्रीज हो जाएगी। इस तरह से ये जीन लेवल पर थायरॉक्सिन और स्टीरॉयड हार्मोन्स काम करते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हम देखें। इस लेवल पर, जीन लेवल पर थायराइड और स्टीरॉयड हार्मोन की स्टडी किया गया था, स्टडी बाय जीपी तलवार। ये जीपी तलवार के द्वारा यहाँ पर इसकी स्टडी किया गया था। इसमें क्या हो रहा है? ट्रांसक्रिप्शन रेट इनहेंस कर रहा है, बढ़ जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है यहाँ पर, और इसी के द्वारा यहाँ पर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज भी इंक्रीज कर जाएगी। तो ये रहा जीन लेवल पर। बाकी हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था क्या होते हैं प्राइमरी मैसेंजर, सेकेंडरी मैसेंजर, और कौन कौन से ये हार्मोन्स इपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, सीसी के, सिक्रिटिन, इन सब के बारे में हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, तो आज हम अब आगे ये देखें, इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। यहाँ पर हार्मोन्स का जो नेचर होता है, एक हार्मोन्स का नेचर क्या है? ये एंटागोनिस्टिक इफेक्ट भी यहाँ पे पाया जाता है हार्मोन के द्वारा, और एक इफेक्ट पाया जाता है सिनर्जिक इफेक्ट पाया जाता है। ये देखें, दो तरह का इफेक्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। तो दो तरह का जो ये इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हम इसको समझ लें कि कैसे, इसे देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखा जाए, सबसे पहले हम एंटागोनिस्टिक इफेक्ट देखेंगे, विरोधी प्रभाव को देखेंगे। ये विरोधी प्रभाव कैसा होता है? ये देखें आप, नर्वस सिस्टम के अंतर्गत हमने दो प्रकार के एनएस को देखा था। एक देखा था एएनएस, एक यहाँ पर हमें देखने को मिला था सिम्पैथेटिक, दूसरा मिला था पैरासिम्पैथेटिक। ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो सिंपैथेटिक नर्व होती है, नर्व की हम बात करें, और यहाँ पैरासिम्पैथेटिक नर्व की हम बात करें। एंटागोनिस्टिक को हम देखेंगे, इससे अच्छा एग्जाम्पल और कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे इस सिंपैथेटिक न्यूरॉन के द्वारा यहाँ पर जो केमिकल या जो हार्मोन सिक्रीट होगा, यह हार्मोन इपिनेफ्रिन है। इसका या क्या हो सकता है? नॉरएपिनेफ्रिन। ये बातें आपको याद होगी। या हम इनको क्या कहते हैं? कैटिकोलामीन कहते हैं। ये
ठीक। और हम ये देखें कि इस पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन के द्वारा जो सबस्टेंस रिलीज होता है इसे एसिटिल कोलिन कह रहे हैं। ये एसिटिल कोलिन हो गया। अब आप ध्यान दें, सपोज करिए कि हम इसके एक टारगेट सेल को लेकर के चल रहे हैं, एक टारगेट आर्गन को लेकर के चल रहे हैं, और यहाँ पर इसका जो टारगेट आर्गन होगा ये होगा हार्ट। ये देखें, ये सपोज करिए हार्ट है, इसको देख रहे हैं। इसकी जो टारगेट सेल होगी, ये देखिए हार्ट की मसिल होगी, हार्ट मसिल, इसकी भी टारगेट सेल हार्ट मसिल होगी। ध्यान दें आप। अब यहाँ पर मैं हार्ट मसिल को बना रहा हूँ, जरा ध्यान देखें। ये हम मान के चलें कि ये सेल हार्ट की मसिल है, ओके। और हमें ये पता है इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन ये क्या है, प्रोटीनियस हार्मोन है, प्रोटीन के बने हुए हार्मोन हैं। अब यहाँ पर देखें आप, इस पर रिसेप्टर्स पाए जाएंगे। ये हार्मोन इस रिसेप्टर के कांटेक्ट में आएगा, वही पुरानी बात हो रही है। फिर यहाँ पे देखें, ये हम इसको पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को दिखा रहे हैं, ये पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और ये हम देखें कि ये जी प्रोटीन है, ये हार्मोन आकर के जी प्रोटीन के कांटेक्ट में आया, जी प्रोटीन के द्वारा यहाँ पर रिलीज हुआ एडेनिल साइक्लेज एंजाइम। और एडेनिल साइक्लेज एंजाइम का काम क्या होता है, एटीपी की हाइड्रोलिसिस। ये देखिए, ये एटीपी की हाइड्रोलिसिस साइक्लिक एएमपी में कर रहा है, और ये साइक्लिक एएमपी ये स्टिमुलेट करेगा, ये रिपीट हो रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है इस साइटोप्लाज्म में जो काइनेज एंजाइम है, इसकी रेट को यहां पे इंक्रीज कर दे रहा है। तो हम इसको क्या देख रहे हैं, ये कौन सी सेल है, हृदय, हार्ट की ये मसिल है। इसके साइटोप्लाज्म में जब साइक्लिक एएमपी का फॉर्मेशन होगा तो इसके साइटोप्लाज्म में जो भी काइनेज एंजाइम है इसको एक्सीलरेट कर देगा। तो यहाँ पर हृदय की जो मांसपेशियां हैं, जो पेशियां हैं, मसल्स हैं, उनमें कॉन्ट्रैक्शन तेजी होने लगेगा, ज़्यादा जल्दी होने लगेगा। अर्थात ये साइक्लिक एएमपी यहाँ पर हार्ट मसिल में कॉन्ट्रैक्शन की रेट को इंक्रीज कर दे रहा है। अब इसके अगेंस्ट हम देखें एंटागोनिस्टिक कंडीशन में। एंटागोनिस्टिक कंडीशन में हम ये देखें कि पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स, यहाँ पर एसिटिलकोलिन। तो अब हम इसको अभी तक देख रहे थे कि ये इपिनेफ्रिन है। अब इसको हम यहाँ से इपिनेफ्रिन ना कह करके अब हम इसको कह दें ये एसिटिलकोलिन है। अब जरा देखें आप, जी प्रोटीन, एडेनिल साइक्लेज एंजाइम। अब यहाँ पर एटीपी की जो हाइड्रोलिसिस होती है वो किस रूप में हो रही है, ये जरा देखें, ये साइक्लिक जीएमपी में हो रही है, साइक्लिक जीएमपी के रूप में हो रही है। और साइक्लिक जीएमपी ये सेकेंडरी मैसेंजर होता है, यह स्टिमुलेट कर रहा है हृदय की पेशियों के एंजाइम्स को। अब ये क्या कर रहे हैं, हृदय की पेशियों के जो एंजाइम्स हैं ये हृदय के मसिल के कॉन्ट्रैक्शन को कम कर रहे हैं।
ये क्या कर रहा था, बढ़ा दे रहा था, ये क्या कर रहा है, कम कर दे रहा है। बात आपको क्लियर हो गई। इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि CAM साइक्लिक AMP और साइक्लिक GMP ये एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हार्मोन हैं। आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि एंटागोनिस्टिक हार्मोन, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इस प्रकार से हम ये कहेंगे कि हार्मोन ये रेट को कम नहीं कर रहा है, कंस्ट्रक्शन जो इसने तेजी कर दिया था, जिस रेट से रिलैक्सेशन होना चाहिए उस रेट से रिलैक्सेशन नहीं हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है, रिलैक्सेशन रेट को बढ़ा दे रहा है, अर्थात कंट्रैक्शन जो हो रहा है वह धीरे धीरे होने लगेगा, अर्थात यह रिलैक्सेशन को एक्सीलरेट कर रहा है। इस प्रकार से हृदय में जो हार्ट बीट होती है वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी, अपने नॉर्मल पोजीशन में ये पहुंच जाएगा। तो ये इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि ये एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं, ठीक है। चलिए आगे हम देखें। एक कंडीशन और दूसरी आपने देखा सिनर्जिक इफेक्ट। इसमें हम क्या देखें, जैसे यहां पे देखिए टारगेट सेल, यहां एक है टारगेट सेल, टारगेट सेल एक होगा, ये देखें आप, और इस टारगेट सेल या आर्गन को हम मैमिलरी ग्लैंड्स को देखें, ये सपोज करिए टारगेट सेल है, टारगेट आर्गन है। अब आप ये जानते, अब यहां पर ऑक्सीटोसिन और इसी को आप मान लीजिए एस्ट्रोजन, यहां पर आप ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, यहां पर आप ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को देख लीजिए, प्रोजेस्टेरॉन को देख लीजिए, प्रोलैक्टिन को देख लीजिए, ये प्रोलैक्टिन हो गया। अब इस मेमोरी ग्लैंड से संबंधित ऑक्सीटोसिन का भी ये टारगेट आर्गन होता है, एस्ट्रोजन का भी ये टारगेट आर्गन होता है, प्रोलैक्टिन का भी ये टारगेट आर्गन होता है। अर्थात जब किसी एक टारगेट सेल या टारगेट आर्गन को एक साथ या एक से अधिक हार्मोन प्रेरित करते हों या प्रभावित करते हों तो ऐसे इफेक्ट को सिनर्जिक इफेक्ट कहा जाता है। तो इनकी जो टारगेट आर्गन होती है या टारगेट सेल होती है एक होगी, तो कई हार्मोन्स यहां पर इसके प्रभाव पर असर डालेंगे, इसे हम कहेंगे सिनर्जिक। चलिए ये बात हो गई। फिर आगे हम ये देखें कि हार्मोन का एक फंक्शन और है, ये बायोकेमिकल रेट को एक्सीलरेट तो कर रहा है, ये एक्सीलरेट करता कैसे है, क्यों करता है, कैसे करता है। यहाँ पर ये नंबर ऑफ एंजाइम्स की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर देता है, अर्थात एंजाइम के एम्प्लीफिकेशन में ये इन्वॉल्व होता है। जब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एंजाइम का फॉर्मेशन होगा तो वहाँ पर वह बायोकेमिकल रिएक्शन एक्सीलरेट हो जाएगी। लाखों की संख्या में, यहाँ पर हजारों की संख्या में ये एंजाइम्स बन जाएंगे। तो अर्थात हार्मोन
स्टिमुलेट एम्प्लीफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। ये एंजाइम्स के एम्प्लीफिकेशन को स्टिमुलेट करता है। यहाँ पर उस एंजाइम की कई कॉपियाँ बन जाएंगी, कई कॉपी, मेनी कॉपीज बन जाएंगी और अपने आप ही वह बायोकेमिकल रिएक्शन वो इंक्रीज हो जाएगा। चलिए, तो हम लोगों ने ये अभी तक केवल जनरल बात की है, केवल जनरल बात। अब हमें आगे देखना है हार्मोन्स को। अगर हम कैटेगराइज करें तो दो भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, एक हो जाएगा सर्कुलेटरी हार्मोन और दूसरा हो जाएगा लोकल हार्मोन। लोकल हार्मोन दो तरह का होता है, एक होगा पैराक्राइन और दूसरा होता है ऑटोक्राइन। ये दो तरह के हार्मोन्स। यहाँ पे देखिए, सर्कुलेटरी हार्मोन, सपोज करें ये ग्लैंड है या ग्लैंड सेल्स होंगी। यहाँ पे ये ग्लैंड सेल्स हार्मोन का सिक्रीशन करेंगी और ये हार्मोन ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से, ये देखें, ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से ये पहुंच जाएंगी। ये क्या है? टारगेट सेल। ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से टारगेट सेल तक ये यहाँ पर पहुंच जाएंगी। ये अर्थात जो ग्लैंड्स हैं सेक्रेटरी सेल्स हैं, हार्मोन का सिक्रीशन करने वाली सेल है, वो दूर होती है। उसका सेक्रेटरी सबस्टेंस हार्मोन ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से जो दूर टारगेट सेल है वहाँ तक पहुँचता है और उस पर एक्शन करता है। तो इस टाइप के हार्मोन को हम सर्कुलेटरी हार्मोन कहेंगे। ठीक है। और यहाँ ये देखें, पैराक्राइन क्या होगा? जैसे सिक्रीशन करने वाली ग्लैंड या सेल और टारगेट सेल दोनों पास होते हैं, तो यहाँ से ये देखिए, ये इस पर रिसेप्टर्स हैं, यहाँ से हार्मोन स्रावित हुआ और ये हार्मोन स्रावित होकर के पास के सेल पर इफेक्ट डाल रहा है और ये क्या हो गई? टारगेट सेल हो गई। तो पैराक्राइन की कंडीशन में क्या होगा? सेक्रेटरी सेल और टारगेट सेल दोनों पास होंगे, नेवरस कंडीशन में होंगे, आसपास होंगे और ये प्रभावित होगा। ऑटोक्राइन में हम ये देखते हैं कि सपोज करिए कि ये सेक्रेटरी सेल है, हार्मोन का सिक्रीशन करने वाली सेल है, इसके द्वारा ये हार्मोन है, इसके द्वारा हार्मोन का सिक्रीशन हुआ और हार्मोन का सिक्रीशन होने के बाद ये उसी सेल को ही टारगेट सेल बनाती है, इसकी टारगेट सेल वही होती है, तब उसको हम कहेंगे ऑटोक्राइन हार्मोन्स, ऑटोक्राइन टाइप का हार्मोन। तो यहाँ पर ये हम लोगों ने इसको फिगर के माध्यम से देख लिया, इसमें और कुछ लिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये कंडीशन आप
समझते रहिएगा। चलिए, देखिए हार्मोनल डिजीज क्या होते हैं, एक सेंटेंस की हम बात करेंगे। हार्मोनल डिजीज, हार्मोन्स की कमी से, हार्मोन्स की कमी से भी रोग होता है, हार्मोन्स की अधिकता से भी रोग होता है। तो हम एक सेंटेंस ये नहीं कहते हार्मोन्स की कमी से या हार्मोन्स की अधिकता से, ये बात आप न कह करके आप ये बात कह सकते हैं हार्मोन्स की एबनॉर्मलिटीज से, अनियमितता से। अनियमितता में वो कमी भी हो सकती है और अधिकता भी हो सकती है। तो हार्मोन्स की एबनॉर्मलिटी से, जैसे हम लोग विटामिन पढ़ रहे थे, विटामिन के दौरान हमने ये देखा कि वहाँ पर हम ये कहते हैं कि विटामिन की कमी से कौन रोग होता है, कभी हम ये नहीं कहते कि विटामिन की अधिकता से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन की कमी से जब रोग कहा जाता है तो हम लोग बताते हैं कि डिफिशियंसी डिजीज होता है। कॉमन बात, डिफिशियंसी डिजीज होता है। इसी तरह से हम अगर किसी हार्मोन का नाम ना लें और ये हम कहें कि हार्मोन की एबनॉर्मलिटी से, अनियमितता से कौन सा रोग होता है, तो हम ये कहते हैं ये होता है फंक्शनल डिजीज। ये फंक्शनल डिजीज। तो हार्मोन की एबनॉर्मलिटी से, एबनॉर्मलिटी से जो डिजीज होगा उसको फंक्शनल डिजीज करेंगे। हार्मोन्स की एबनॉर्मलिटी में, हार्मोनल एबनॉर्मलिटीज में क्या क्या आएगा, एक आएगा हाइपोसिक्रीशन और दूसरा आता है हाइपर सिक्रीशन, अर्थात हार्मोन की कमी और हार्मोन की अधिकता, ये एक्सेस जब हो जाएगा तो उसको हम कम होगा हाइपोसिक्रीशन, ज़्यादा होगा हाइपर सिक्रीशन कहेंगे, और हार्मोन के अकॉर्डिंग यह डिजीज होता है। चलिए अब हम लोग ग्लैंड्स के बारे में पहुँचे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, नंबर 1 थायराइड ग्लैंड्स, नंबर 2 पैराथायराइड ग्लैंड, नंबर 3 थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, नंबर 4 पिट्यूटरी ग्लैंड, नंबर 5 थाइमस ग्लैंड, नंबर 6 पीनियल बॉडी या ग्लैंड, नंबर 7 की हम बात करें तो गोनड्स। ये इन्हें हमें एक एक करके पढ़ना है। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इनको हम देखेंगे। इसके साथ साथ कुछ एसेसरी ग्लैंड्स भी हैं, उनके बारे में हमें देखना है। ये मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ें। नंबर 1 थायराइड ग्लैंड।
चलिए साथियों, यहाँ पे देखें, ये देखें, फिर यहाँ पे देख लें, को चाहे तो आप भी साथ साथ बनाते चलें। ये यहाँ ये देखें, अब यहाँ से हम लेवलिंग करें, लैरिंग्स। अब ये देखें, इसको हम कहेंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड। इसे थायरॉयड लोब, इसे इस्थमस, इसे ट्रैकिया कहा जाएगा। ये देखें, थायराइड ग्लैंड को हम देख रहे हैं। थायराइड ग्लैंड ये हमारे नेक रीजन में पाई जाएगी। नेक रीजन में आपने ये देखा कि एडम एप्पल्स है, एप्पल जो कि लैरिंक्स के रूप में है, और उसके नीचे ट्रैकिया है। थायराइड ग्लैंड लैरिंक्स और ट्रैकिया के बीच में पाई जा रही है। इस ग्लैंड में ये पूरी की पूरी एक ग्लैंड है, लेकिन इसमें दो लोब पाए जा रहे हैं। ये बाइलोब्ड होगी। प्रत्येक लोब में हम ये देख रहे हैं कि 2 की संख्या में पैराथायरॉयड ग्लैंड पाई जाती है। आगे देखें, थायराइड ग्लैंड की दोनों लोब एक टिश्यू के द्वारा कनेक्ट होती हैं। इस टिश्यू को हम इस्थमस कहेंगे। ओके, अब जरा यहाँ पे हम देखें कि अगर हम एक लोब का सेक्शन यहाँ पे काटते हैं, एक लोब के सेक्शन को देखते हैं, तो हमको इस प्रकार से कई लोब्यूल, लोब में जो लोब पाए जाते हैं उनको लोब्यूल कहा जाता है। ये लोब्यूल ये हैं फॉलिकुलर सेल्स, फॉलिकुलर सेल्स के बने होंगे। ये क्यूबॉइडल होते हैं, क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं। ये सेक्रेटरी सेल्स होते हैं। इनके द्वारा सबस्टेंस का सिक्रीशन होता है, और ये जो सबस्टेंस का सिक्रीशन हो रहा है ये कोलॉइडल होता है, और इसको हम थायरोग्लोब्यूलिन कहेंगे। थायरोग्लोब्यूलिन कहेंगे। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखें कि इस लोब्यूल के बीच बीच में यहाँ पे एक टिश्यू पाई जा रही है। इस टिश्यू को हम स्ट्रोमा कहेंगे, और इस स्ट्रोमा रीजन में सी सेल की यहाँ पर सेल्स पाई जा रही हैं। इसको हम नाम से ही सी सेल्स कहते हैं, या पैराफॉलिकुलर सेल बोलते हैं, पैराफॉलिकुलर सेल बोलते हैं। चलिए देखिए, फिर से हम देखें थायराइड ग्लैंड के
प्रत्येक लोब में कई लोब्यूल्स होते हैं। इन लोब्यूल्स का फॉर्मेशन फॉलिकुलर सेल्स के द्वारा होता है। फॉलिकुलर सेल्स, ये देखिए, स्ट्रोमा टिश्यू के कारण ये छोटे छोटे लोब्यूल्स में डिवाइड हुई है। ये क्यूबॉइडल सेल्स होती है। क्यूबॉइडल सेल्स के द्वारा यहाँ प्रोटीनियस सबस्टेंस का सिक्रेशन हो रहा है जो कि कोलवायड है। ये कोलवायड होगा, ये कोलवाइडल है, जिसको हम थायरोग्लोब्यूलिन कहेंगे। और इस स्ट्रोमा रीजन में सी आकार की सेल्स पाई जाएगी, इसको हम पैराफॉलिकुलर सेल्स कहते हैं। जब थायरोग्लोब्यूलिन में, आप जरा ध्यान दीजिएगा, जब थायरोग्लोब्यूलिन में आयोडीन ऐड हो जाएगा तब ये एक हार्मोन का रूप ले लेगा जिसे हम थायरॉक्सिन कहेंगे। ये थायरॉक्सिन कहेंगे। इसको हम देखेंगे कि कैसे हो रहा है, कैसे होता है। ओके, चलिए अब आगे हम जरा देखें और इनकी क्या विशेषता है। स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने देख लिया। यहां पर हम ये थोड़ा सा कंपेयर करेंगे। इसका जो स्ट्रक्चर है, इस इस्थमस के कारण कैपिटल एच आकार का दिखता है। कैपिटल एच आकार का ये थायराइड ग्लैंड दिखेगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि हमसे पूछी जाती है क्वेश्चन में, ये थायराइड ग्लैंड ह्यूमन बीइंग का जो थायराइड ग्लैंड होता है, लोअर वर्टिब्रेट्स, जो लोअर वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें एक ग्लैंड पाई जाती है, उसको इंडोस्टाइल कहा जाता है। इंडोस्टाइल का ये होमोलागस होता है, नॉट एनालागस, होमोलागस होगा। ओके, तो चलिए कुछ चीज़ें को हम देखते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट, इसकी जो वर्जिन होगी ये इंडोडर्मल होती है, एंडोडर्मल। दूसरी बात, होमोलागस ऑफ इंडोस्टाइल ऑफ लोअर वर्टिब्रेट। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड होती है, ये सबसे बड़ी इंडोक्राइन ग्लैंड है। अगर केवल ग्लैंड कहा जाता है कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन होती है हमारी बॉडी में, तब हम लीवर कहते हैं। लेकिन इंडोक्राइन ग्लैंड अगर उसमें सेंटेंस जोड़ दिया जाता है तब ये हो जाता है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, शेप इसका कैसा होगा, एच शेप्ड। किसके द्वारा जुड़ा होता है ये यहां फिगर में दिख रहा है, इसको हम मेंशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसको भूलेंगे नहीं आप। एच शेप्ड है, इसकी पोजीशन इस फिगर में दिख रही है, लैरिंक्स एवं ट्रैकिया के मध्य में। यहां पर इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। एच शेप्ड हो गया, लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड हो गई, लोअर वर्टिब्रेट्स का ये इंडोस्टाइल के होमोलागस होता है। इसकी वर्जिन के बारे में हम लोगों ने देख लिया। और ये ग्लैंड महिलाओं में बड़ी होती है और पुरुषों में ये थोड़ा छोटी होती है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें, इस बात को आपने देखा है, ये बाइलोब्ड होगी। यहाँ पर ये ईच लोब हैज मेनी लोब्यूल्स। तो यहाँ पर लोब किस में बटा होगा, लोब लोब्यूल्स में, ये देखिए। और लोब्यूल्स क्या होते हैं, फॉलिकुलर सेल्स होते हैं। और ये फॉलिकुलर सेल्स कैसे होते हैं, क्यूबॉइडल होते हैं।
और ये क्यूबोइडल क्या होंगे, सेक्रेटरी होंगे। किसका सिक्रीशन करेंगे, थायरोग्लोब्यूलिन का सिक्रीशन करेंगे। और ये क्या है, कोलॉइडल सबस्टेंस है। स्ट्रोमा रीजन में सी सेल पाया जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, इसकी पोजीशन इसको मत भूलिएगा। तो ये रहा थायराइड ग्लैंड के स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम लोग बात करें कि थायराइड ग्लैंड के कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, चलिए, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी स्ट्रक्चर की। हार्मोन ऑफ थायराइड ग्लैंड, ये देखें, नंबर 1 थायरॉक्सिन, नंबर 2 थायरोकैल्सिटोनिन। ये दो हार्मोन, थायरॉक्सिन एंड थायरोकैल्सिटोनिन। ये थायरोकैल्सिटोनिन पैराफॉलिकुलर सेल के द्वारा पैराफॉलिकुलर सेल्स के द्वारा ये सिक्रीट होगा। अब हमें एक एक डिस्कस कर लेना है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन के बारे में देखते हैं हम। देखिए, सबसे पहले हम ये देखें कि इस थायरॉक्सिन की सिंथेसिस होती कैसे है, कैसे ये थायरॉक्सिन बना हुआ है, किन से मिलकर के बना हुआ है। थायरॉक्सिन में, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, इस थायरॉक्सिन में हम ये देखते हैं 35%, या आप परसेंटेज को न देखें, यहाँ पे हो जाएगा टायरोसिन, और 65% अगर हम देखें तो यहाँ हो जाएगा आयोडीन। तो ये ही केवल इतनी बात माने कि ये किसके कंपोजिशन से मिलके बनेगा, तो यहाँ पर इसका फॉर्मेशन आयोडीन प्लस टायरोसिन, ये दोनों मिल करके थायरॉक्सिन का फॉर्मेशन करेंगे। अब ये थायरॉक्सिन, ये देखें, ये दो रूपों में पाया जाता है, जिसको T3 और T4 कहते हैं। T3 को यहाँ पर ट्राई आइडोथायरोनिन, ट्राई आइडोथायरोनिन कहेंगे। इसको कहेंगे टेट्रा आइडोथायरोनिन। ये देखें, अगर आपसे कहा जाए कि थायरॉक्सिन है क्या, तो थायरॉक्सिन को हम T4 के रूप में लिखते हैं।
थायरॉक्सिन को T4 के रूप में लिखते हैं, अर्थात थायरॉक्सिन टेट्राआइडोथायरोनिन है। ठीक, या हम इसको क्या कहेंगे, टेट्राआइडोथायरोग्लोब्यूलिन। ओके, अब ये जरा देखें, अगर हम T4 T3 की तुलना करें तो हम ये देखते हैं कि T4 की तुलना में T3 का फॉर्मेशन कम होता है, इसका फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, इसकी सिंथेसिस ज़्यादा, इसकी सिंथेसिस कम होती है। और एक्टिविटी में हम देखें तो ये मोर एक्टिव होता है और ये इसकी तुलना में लेस एक्टिव होता है, ये आप जानते रहिएगा। T3 ज़्यादा पावरफुल होता है, ज़्यादा एक्टिव होता है, किसकी तुलना में, T4 की तुलना में। कैसे ये बनेगा, कैसे इसकी सिंथेसिस होगी, ये हम लोग देखते हैं। अब हमें ये पता है थायरोग्लोब्यूलिन ये कोलोइडल सबस्टेंस है। इस कोलोइडल सबस्टेंस से जब आयोडीन के 3 मोल, तब यहाँ पर T3 का फॉर्मेशन, और जब थायरोग्लोब्यूलिन में आयोडीन के 4 मोल तो यहाँ पर T4 का फॉर्मेशन होता है। और हमें आयोडीन हमें पर डे भोजन से प्राप्त होता है, हमारी बॉडी में इसकी सिंथेसिस नहीं होती है। तो एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट करिएगा, पर डे डाइट से हमें 150 माइक्रोग्राम आयोडीन की जरूरत होती है। अगर हम इसको मिलीग्राम में देखें, 0.15 मिलीग्राम पर डे आयोडीन की आवश्यकता होगी, तब जाकर के यहाँ पर T3 और T4 का फॉर्मेशन होगा। अन्यथा अगर इसकी कमी हो जाएगी तब यहाँ पर T3 T4 का फॉर्मेशन या सिक्रीशन कम होने लगेगा और वहाँ पर अनियमितता आ जाएगी। चलें आगे हम लोग बढ़ें, देखते हैं। ये सामान्य सी जानकारी थी। फिर हम ये देखें अब जरा देखें, यहाँ पर सपोज करिए कि ये देखिए, इसको हम कहेंगे थायराइड सेल या हम कहेंगे फॉलिकल सेल, और इसको हम दिखा दें ब्लड वेसल। जरा देखिएगा, ये ब्लड वेसल हो गया। भोजन हमने किया, भोजन करने के बाद भोजन का डाइजेशन हुआ, उस भोजन में आयोडीन है, वो आयोडीन ब्लड में आया, भोजन के अवशोषण में, एब्जॉर्प्शन में ब्लड में पहुंचा, आयोडीन भी पहुंचा। तो ये आयोडीन ब्लड में है, ये आयोडाइड आयन के रूप में है दोस्तों। ये देखिए आयोडाइड आयन के रूप में है। जब ये आयोडाइड आयन ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा थायराइड ग्लैंड तक पहुंच रहा है, यहाँ इस स्थान से होकर के गुजरता है, तो ये आयोडाइड आयन यहाँ पर कहाँ पर फॉलिकुलर सेल्स में आ जाते हैं। और फिर यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये यहाँ पर एक एंजाइम पाया जाता है, पर ऑक्सीडेज एंजाइम। इसे I3 या
I4 में कन्वर्ट कर देता है। ओके, फिर यहाँ पर हमें मालूम है कि फॉलिकुलर सेल्स के द्वारा यहाँ पर एक सबस्टेंस रिलीज हुआ है जिसको हम थायरोग्लोब्यूलिन कह रहे हैं, थायरोग्लोब्यूलिन कह रहे हैं। अब इस थायरोग्लोब्यूलिन में ये जरा देखें, अगर आयोडीन के 3 मोल पहुंच गए तब किसका फॉर्मेशन हुआ? आयोडीन के 3 मोल पहुंचे तब यहाँ पर T3 का फॉर्मेशन हुआ, और जब 4 मोल यहाँ पर आयोडीन का पहुंचा तब यहाँ पर T4 का फॉर्मेशन हुआ। अब आप जरा देखिए, अब फिर ये यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये T3 है और ये T4 है। फिर ये ब्लड के माध्यम से, आप आगे देखिए, ब्लड के माध्यम से ये हमारी बॉडी में ये सर्कुलेट होंगे, जहाँ पर इसकी टारगेट सेल होगी ये T3 और T4 के रूप में ये ब्लड में पहुँचा दिए जाएंगे। ओके, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर आयोडाइड आयन परऑक्सीडेज एंजाइम की उपस्थिति में आयोडाइड आयन के 3 जब मोल रहेंगे तो यहाँ पे I3 बनेगा, 4 रहेंगे तो यहाँ पर I4 बनेगा, और फिर जब ये थायरोग्लोब्यूलिन के साथ यहाँ पर जुड़ेंगे तो T3 और T4 के रूप में ये सिंथेसाइज होंगे, फिर ये ब्लड में पहुँचा दिए जाएंगे और ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा ये अपने टारगेट सेल तक पहुँचेंगे और अपने कार्य को संपन्न करेंगे। आपको इसकी सिंथेसिस की बात क्लियर हो गई होगी। तो हमने देखा थायरॉक्सिन ये 2 रूपों में पाया जा रहा है, T3 एंड T4। ठीक है, अब हम ये देखें कि थायरॉक्सिन का क्या रोल होता है, थायरॉक्सिन क्या कार्य करता है, इस बात को देख लें। अब जरा देखें, फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन। अब आप ये समझिएगा कि हार्मोन का जो फंक्शन होगा, जो कार्य करते हैं, अगर इनका सिक्रेशन कम हो जाएगा तो वह कार्य नहीं होगा, कम होगा, और जब इनका सिक्रेशन ज़्यादा होगा वो कार्य बहुत ज़्यादा होने लगेगा, तब पर भी अनियमितता होगी, तब पर भी वहाँ पे व्यवधान होगा, और जब कम सिक्रेट होगा तब पर भी व्यवधान होगा। अर्थात इनके काम को अगर हम अच्छे ढंग से देख लें तो इनसे मिलता जुलता डिजीज हम समझ जाएंगे। तो कार्य से रिलेटेड इनके डिजीज भी होंगे, उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखें, इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कहीं पर भी ये बात आएगी ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट हार्मोन्स के रिलेशन में, तो आप थायरॉक्सिन के अलावा किसी पर मत जाइएगा, केवल थायरॉक्सिन को लगाइएगा, ये इसका मेन कार्य है। अब जरा देखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जब कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन होगा, सपोज करिए C6H12O6, इस कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन को इंक्रीज कर रहा है। जब इसका ऑक्सीडेशन इंक्रीज होगा, ऑक्सीडेशन प्रक्रिया ज़्यादा तेज होगी तो ग्लूकोज की खपत ज़्यादा से ज़्यादा होगी और उस सेल में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। तो आप जरा देखें, अर्थात जब ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी का फॉर्मेशन होगा तो उस सेल का टेम्परेचर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अर्थात ये टेम्परेचर को भी, बॉडी टेम्परेचर को भी इंक्रीज कर रहा है, इन्हेंस कर रहा है। सेल के टेम्परेचर को, टारगेट सेल के टेम्परेचर को इन्हेंस करेगा, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है। आगे अगर हम बात देखें यहाँ पे, तो जरा देखिए, जब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये सेल है, इस सेल में
जब C6H12O6 प्लस 6O2 यहाँ ऑक्सीडेशन होगा तो पायरुविक एसिड बनेगा। पायरुविक एसिड इंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ज्यादा ऑक्सीडेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी ज्यादा होनी चाहिए, अर्थात उस टारगेट सेल में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज हो जाएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या को भी ये इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर को भी इंक्रीज कर रहा है। देखिए, एक से रिलेटेड दूसरा फंक्शन है। ओके, तो ऑक्सीडेशन की बात हमने किया, पहला फंक्शन हो गया ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। दूसरी बात, जब ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट है अर्थात इसका संबंध किससे है, BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट, इसका संबंध BMR से है, बेसल मेटाबॉलिक रेट से है। दूसरी बात हम करें, क्या कर रहा है ये, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज, ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या को बढ़ा दे रहा है, तभी होगा। तीसरी बात हम देखें, बॉडी टेम्परेचर या टारगेट सेल की टेम्परेचर ये इंक्रीज करेगा, बढ़ा देगा, प्रेरित करेगा। चौथी बात यहां पर इसका जो संबंध होता है, इसका रिलेट विथ एरिथ्रोपोइसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, अर्थात इसका रिलेशन आरबीसी के फॉर्मेशन से भी है। अब आप सोचिए, जहां पर सेल डिवीजन हो रहा होगा, जहां नंबर ऑफ सेल्स बन रहे होंगे, वहां पर एनर्जी की जरूरत होगी, इसलिए यहां पर आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए ये थायरॉक्सिन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, मेटामॉर्फोसिस इन एम्फीबिया। ये एम्फीबियन में मेटामॉर्फोसिस को ये प्रेरित करता है। अगर आयोडीन की कमी हो जाए, थायरॉक्सिन की कमी हो जाए, फ्रॉग के थायराइड ग्लैंड को निकाल लिया जाए, तब उसमें मेटामॉर्फोसिस, टैडपोल लार्वा के अगर थायराइड ग्लैंड को निकाल लिया जाए तो वहां पर मेटामॉर्फोसिस क्रिया नहीं होगी, अर्थात वो हमेशा लार्वा की कंडीशन में बना रहेगा, वह एडल्ट में परिवर्तित नहीं होगा। तो ये इसके बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन और एक दूसरे से सब रिलेटेड हैं। बेसिक चीज अगर आपको पता है तो उससे संबंध आप लगा करके, संबंध बना करके आप उसके सारे फंक्शन को जान जाएंगे। मेंस में लिखने के लिए आपसे आएगा, आपसे पूछेगा थायराइड ग्लैंड क्या है और इसके द्वारा कौन कौन से हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, फंक्शन एंड देयर एबनॉर्मलिटीज। आप उनके फंक्शन को लिखेंगे, फिर इसके बाद उनकी अनियमितता से होने वाले रोगों को लिखेंगे, जैसे हाइपोसिक्रीशन एंड हाइपर सिक्रीशन से कौन कौन सा डिजीज होता है, तब आप उसको लिखेंगे। यहाँ पे ये बात आपको क्लियर हो गई होगी इस हार्मोन के बारे में। और हम दूसरे हार्मोन की बात करें, दूसरा हार्मोन क्या है, थायरोकैल्सिटोनिन। किससे सिक्रीट होगा, सिक्रीशन बाई पैराफॉलिकुलर सेल। पैराफॉलिकुलर सेल्स, और इसका संबंध किससे है, कैल्शियम आयन और फास्फेट आयन।
के एक्सक्रेशन से, कैल्शियम आयन और फास्फेट आयन के एक्सक्रेशन को ये स्टिमुलेट करता है। आवश्यकता से अधिक फास्फोरस अगर हो गया, आवश्यकता से अधिक अगर कैल्शियम हो गया तो यह उसके एक्सक्रेशन के लिए प्रेरित करेगा। तो हम लोग यहाँ पे हार्मोन के बारे में, किसके हार्मोन के बारे में, थायराइड ग्लैंड के हार्मोन के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोगों को देखना है एबनॉर्मलिटीज ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, चलिए देखें। बस यहाँ पर हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि जो थायरॉक्सिन हार्मोन है, थायरॉक्सिन हार्मोन इसी बेसल मेटाबॉलिक रेट के कारण, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के कारण, जब ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स में एनर्जी का प्रोडक्शन होगा तो उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, बायोकेमिकल प्रोसेस भी वो बहुत अच्छे ढंग से होगा। इसलिए इसे थायरॉक्सिन को इंटेलिजेंट हार्मोन भी कहा जाता है। इसको नोट कर लेंगे आप, इंटेलिजेंट हार्मोन कहा जाता है। और ब्रेन की सेल्स का यहाँ पर अच्छे ढंग से डेवलपमेंट होगा। ठीक है, आगे हम लिखें एबनॉर्मलिटीज ऑफ थायराइड ग्लैंड, या हम यहाँ पे थायरॉक्सिन लिख रहे हैं ये। तो हम ये देखें, एक होता है हाइपोसिक्रीशन, तो यहाँ पे मैं डिजीज लिख दे रहा हूँ, डिस्कस तो करना ही है, डिजीज लिख दे रहा हूँ क्रिटिनिज्म, या इसको ड्वार्फिज्म भी कहा जाता है, मेंटल ड्वार्फिज्म भी कहा जाता है। दूसरा मिक्स एडिमा, गुल्स डिजीज, सिंपल ग्वाइटर और मिक्स एडिमा, गुल्स डिजीज, सिंपल ग्वाइटर, हाशिमोटोज डिजीज। ये हाइपोसिक्रेशन में कम जब स्रावित होगा तो ये डिजीज होगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक एक को मुझे मेंशन करना होगा। तो आप यहाँ पे देखें, दूसरा क्या हो जाएगा, हाइपर सिक्रीशन, ये हाइपर सिक्रीशन। इससे कौन कौन सा होगा, एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर, दूसरा प्लूमर्स एंड ग्रेव्स डिजीज। ये इसकी अधिकता से होने वाले रोग हैं। तो यहाँ पर अगर हम एक एक को देखें, ध्यान से अगर देखें तो हम थोड़ा सा देख ले रहे हैं। क्रिटिनिज्म ये मेंटल डिसऑर्डर है। जब थायरॉक्सिन की कमी हो जाएगी तो यहाँ पर मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन कम होगा, और जब ये शिशुओं में ये कंडीशन आ जाएगी, बच्चों में ये कंडीशन आ जाएगी, तो उनका मेंटल ग्रोथ के साथ साथ उनकी जो शारीरिक ग्रोथ है वो भी बाधित होगी। और ऐसे बच्चे, इनका IQ बहुत कम होगा, इडियट होंगे, बेवकूफ़ होंगे वो, और इसके साथ साथ वो बौने भी होंगे। तो ऐसी कंडीशन को क्रिटिनिज्म, ये किसके केस में होगा, इन चाइल्ड, बच्चों के केस में होगा। मिक्स एडिमा ये एडल्ट के केस में होगा। अब आप सोचें, फंक्शन के अकॉर्डिंग चलें आप।
जब थायरॉक्सिन का सिक्रेशन कम हुआ, बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो गया, ऑक्सीडेशन यहाँ पे कम हो रहा है, एनर्जी कम मिल रही है, तो टिश्यू का लॉस होगा। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टिश्यू का लॉस हो जाएगा और ऐसी डिजीज को तो वहाँ पर कमजोरी होगी, थकान होगी, सेक्सुअल वीकनेस होगा, ये सारी कंडीशन यहाँ पे पाई जाएगी। इसे मिक्स एडिमा या गोल्स डिजीज कहेंगे। सिंपल गोइटर, इसको तो बताने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते हैं, सामान्य घेंघा है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। हाशिमोटो डिजीज इंपॉर्टेंट है। जब इस थायरॉक्सिन, हाइपोसिक्रेशन हम पढ़ रहे हैं, जब इस थायरॉक्सिन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो हमारी बॉडी इस थायरॉक्सिन को पहचान नहीं पाती, इसको नहीं समझ पाती, तो ये एंटीजन का काम करने लगता है, ये एक एंटीजन के रूप में कार्य करने लगेगा और हमारी बॉडी में इस थायरॉक्सिन के खिलाफ एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। और जब एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है तो यहाँ पर थायराइड ग्लैंड डिस्ट्रॉय होने लगती है, नष्ट होने लगती है। इसी को हाशिमोटो डिजीज कहते हैं। यह एक ऑटो इम्यून डिजीज होता है। हाशिमोटो डिजीज ऑटो इम्यून डिजीज ये क्यों हो रहा है? जब थायरॉक्सिन का सिक्रेशन बहुत कम हो गया और ऐसी कंडीशन में हमारी बॉडी उसको एंटीजन के रूप में देख रही है और हमारी बॉडी में इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है, तब हमारी थायराइड ग्लैंड डिस्ट्रॉय होने लगती है। ओके, इसको भी देख लेते हैं। अधिक सिक्रेशन होगा। अधिक सिक्रेशन होने पे हम ये देखते हैं कि जो हमारी आई बॉल की सॉकेट है वहाँ पर फैट का डिपोजिशन होने लगता है, पदार्थों का जमा होने लगता है और हमारी आई बॉल आगे की ओर ज़्यादा निकली हुई दिखाई देती है, घूरती हुई दिखाई देती है। ये आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। एक्ज़ोप्थेल्मिक डिजीज, प्लूमर्स और ग्रेव्स डिजीज में क्या होता है कि जो थायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड में जगह जगह गांठें बन जाती हैं, जिसको हम प्लूमर्स या ग्रेव्स डिजीज कहेंगे। यहाँ पर ये देखिए, हम लोगों ने थायराइड ग्लैंड के बारे में देख लिया, इसकी अनियमितता के बारे में देख लिया। इसको आप बड़े ध्यान से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजीज को आप देखें, किसको कौन सा डिजीज हाइपोसिक्रेशन से हो रहा है, कौन सा डिजीज हाइपर सिक्रेशन से हो रहा है। इसमें किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत होगा। ओके, ठीक है, आज का काम यहीं पर समाप्त। गुड।